क्या आपने कभी सोचा है कि लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? क्यों कोई अचानक आपका दुश्मन बन जाता है? या क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? सच्चाई ये है कि हम सब कुछ नियमों से बंधे हैं। इंसानी फितरत के वो गहरे नियम जिन्हें समझना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड करेंगे मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन की सबसे प्रभावशाली किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब एक आईना है जो आपको खुद के और दूसरों के असली चेहरे दिखाएगी। आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त नियमों के बारे में जानेंगे जो लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने ये नियम सीख लिए तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। चलिए इंसानियत के इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं। भाई, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। क्या कभी रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में अकेले लेटे हुए तुमने सीलिंग की तरफ देखा है और सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस की है? एक ऐसी बेचैनी जैसे दिल पर किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया हो। क्योंकि जिस इंसान पर तुमने अपनी औकात से ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपकर तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा उठाया। सच तो ये है मेरे भाई कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी लोगों के बीच गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें सही मायने में समझ नहीं पाते। और इसी वजह से हम गलत फैसले लेते हैं और गलत लोगों पर भरोसा करके खुद की ही लाइफ को अजाब बना लेते हैं। आज मैं तुम्हें किसी कॉर्पोरेट थ्योरी की नहीं, बल्कि तुम्हारी और मेरी कहानी सुनाऊंगा। चलो इस कहानी के हीरो को एक नाम देते हैं, कबीर। कबीर पुणे के कोथरूड इलाके के एक पुराने 1 BHK फ्लैट में रहता है। रात के बज रहे हैं 3। बाहर बारिश के बाद की शांति है, पर कबीर के दिमाग का शोर उसकी जान ले रहा है। पूरा कमरा खामोश है, सिर्फ उसकी आधी रात में चलते हुए सीलिंग फैन की टक टक आवाज आ रही है। उसने अपनी कॉलेज की सबसे खास दोस्त और बिजनेस पार्टनर साहिल पर आंख बंद करके भरोसा किया था। अपनी सेविंग्स, अपनी दिन रात की मेहनत और अपनी सारी ख्वाब उस एक एड एजेंसी के स्टार्टअप में लगा दिए थे। और पिछले हफ्ते क्या हुआ? साहिल ने चुपचाप मेजर क्लाइंट्स को अपने नए पर्सनल वेंचर में शिफ्ट कर दिया और कबीर को एक ठंडे कॉर्पोरेट ईमेल के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज कबीर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ राख बची है। उस रात कबीर के सीने में दर्द इतना गहरा था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, मैंने क्या गलत किया? मैं इस धोखे को पहले क्यों नहीं देख पाया? उसे लग रहा था जैसे इस दुनिया का हर इंसान एक झूठा मास्क पहने हुए है और वो अकेला बेवकूफ है जो इस जलते हुए झूठ के बाजार में सच्चाई ढूंढ रहा था। ये जो हैवी फीलिंग होती है ना चेस्ट में, जब तुम्हारा खुद से भरोसा उठ जाता है, जब तुम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और फेलियर समझने लगते हो, वो इंटरनल हेल किसी को दिखाई नहीं देता। इसी घुटन और अकेलेपन में आखिरी उम्मीद की तरह कबीर ने यूट्यूब पर 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की एक बुक समरी प्ले की। उसे लगा था कि ये बुक उसे सिखाएगी कि साहिल जैसे धोखेबाज और जालिम लोगों को कैसे पहचाना जाए। पर पहले ही 5 मिनट में जो बात उसने सुनी, उसने कबीर के पूरे एग्जिस्टेंस को एक शॉक टू द सिस्टम दे दिया। ऑडियो में आवाज आई, हम दूसरों को देखने से पहले खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। इंसान का दिमाग एक अजीब मशीन है, ये सच्चाई को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी को सच मानता है। कबीर के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास वहीं छूट गया। बुक सीधे शब्दों में बता रही थी कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है। हम उसे अपनी ही डिजायर्स, अपने डर और अपनी जरूरतों के चश्मे से देखते हैं। कबीर का दिमाग फ्लैशबैक में गया। जब साहिल उसे एजेंसी शुरू करने का प्लान बता रहा था, तब साहिल की बातों में कॉन्फिडेंस था। वो कबीर की हर बात पर ताली मारता था, उसे जीनियस बुलाता था। और वहीं उस समरी ने कबीर के मुंह पर सच्चाई का सबसे बड़ा थप्पड़ मारा। आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा महसूस कराता है, वो आपको वैलिडेशन देता है। लेकिन असल में आप उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को पसंद कर रहे होते हैं जो वो आपको देता है। भाई, तुम सोचो उस वक्त कबीर पर क्या बीती होगी। उसका सारा विक्टिम कार्ड जलकर खाक हो गया। हम सबको लगता है कि हम जिंदगी में बड़े लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, पर असल में हम प्योर इमोशनल होते हैं और बाद में उन्हीं जज्बाती फैसलों को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। कबीर ने साहिल पर इसलिए भरोसा नहीं किया था क्योंकि साहिल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था या वो ट्रस्टवर्दी था। कबीर ने साहिल पर इसलिए भरोसा किया था क्योंकि कबीर अंदर से खुद बहुत इनसिक्योर था। उसे अप्रूवल चाहिए था, उसे सोसाइटी को दिखाना था कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है।
और साहिल ने सिर्फ उसके इस इमोशन का फायदा उठाया। उस रात कोथरूड के उस छोटे से फ्लैट में कबीर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई दिख गई। दूसरों को पढ़ने से पहले आपको खुद को पढ़ना सीखना होगा। वो समझ गया कि जब तक वो अपनी खुद की भावनाओं, अपने ट्रिगर्स और इनसिक्योरिटीज को नहीं समझेगा, तब तक साहिल नहीं तो कोई और, इस दुनिया का कोई भी चालाक इंसान उसे आसानी से मैनिपुलेट करके उसकी जिंदगी से खेल जाएगा। पहली बार महीनों की बेचैनी के बाद कबीर की आंखों से आंसू बहे। पर ये आंसू साहिल के धोखे के नहीं थे। ये दर्द इस बात का था कि वो अब तक खुद से कितना झूठ बोल रहा था। उसने फैसला कर लिया, आज से दूसरों पर उंगली उठाना बंद। आज से शुरू होगी खुद को आईने में देखने की जंग। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि आधी रात को एक ऑडियो बुक सुन लेने से या कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेने से अगले दिन तुम्हारी लाइफ एकदम मूवी की तरह बदल जाएगी, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगले दिन जब पुणे की उस दोपहर में कबीर की आंख खुली, तो उसके अंदर कोई सुपर हीरो वाली फीलिंग नहीं थी। उल्टा उसके सीने की घुटन और बढ़ गई थी। रियलिटी का थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था। बैंक अकाउंट लगभग खाली था और एजेंसी छिन चुकी थी। उसके दिमाग का शोर उसे ताने मार रहा था, तू बड़ा साइकोलॉजी समझने चला है, तेरा दोस्त तेरा सब कुछ लूट कर ले गया और तू यहां बेड पर पड़ा थ्योरी पढ़ रहा है। यही होती है द रेजिस्टेंस। जब तुम अपने डर और अपने इंटरनल हेल्थ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें वापस उसी अंधेरे में खींचता है। कबीर को अपना रेंट देना था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बेचैनी में उसने अपने एक पुराने कॉलेज सीनियर रोहन को कॉल किया, जिसकी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। रोहन ने उसे कोरेगांव पार्क के एक महंगे कैफे में मिलने बुलाया। रास्ते में ऑटो में बैठे हुए कबीर अपने स्वेटिंग हाथों को जीन्स पर रगड़ रहा था। उसने खुद से वादा किया था कि आज वो कल रात वाली बुक के रूल्स अप्लाई करेगा। बुक का एक बड़ा सबक उसे याद था, इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान है जो अपने असली रूप में सामने आता हो। हर कोई किसी ना किसी डर या स्वार्थ की वजह से अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है। कबीर ने तय किया कि वो रोहन का मास्क पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई, थ्योरी और रियल लाइफ की प्रैक्टिकल घिसाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब कबीर कैफे में पहुंचा, रोहन ने उसे बहुत वार्मली गले लगाया। अरे कबीर मेरे भाई, सुना मैंने साहिल ने तेरे साथ क्या किया। टेंशन मत ले, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, रोहन ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। उसी एक पल में कबीर की सारी बुकिश नॉलेज हवा हो गई। उसका इनसिक्योर दिल, जो कई दिनों से उम्मीद का एक छोटा सा सहारा ढूंढ रहा था, पिघल गया। बुक ने कहा था कि इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल होता है और अपने ज्यादा बड़े फैसले डर, लालच या असुरक्षा जैसी भावनाओं के आधार पर लेता है। कबीर ठीक वही कर रहा था। वो अंदर से इतना टूटा हुआ था कि उसे वैलिडेशन की सख्त जरूरत थी, और वो रोहन को उसकी सच्चाई के लिए नहीं बल्कि उस सेफ फीलिंग के लिए पसंद करने लगा था जो रोहन उसे उस वक्त दे रहा था। कबीर खुद को एक फ्रॉड महसूस करने लगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, उसने अपने अंदर सोचा। मैं मास्क पढ़ने आया था और उसकी 2 मीठी बातों में ही मेरा अपना मास्क गिर गया। रोहन ने कॉफी ऑर्डर की और अपनी बातें शुरू की। देख कबीर, मेरी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मुझे एक क्रिएटिव हेड चाहिए, तू मेरे पास आजा। पैसे की चिंता मत कर, हम फैमिली हैं। हालांकि अभी बजट थोड़ा टाइट है, तो मैं तुझे मार्केट रेट से आधी सैलरी ही दे पाऊंगा, पर आगे जाके हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, डील? कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो डेस्परेट था, उसकी जॉब चली गई थी। दिमाग चिल्ला रहा था, हाँ बोल दे कबीर, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। उसका हाथ लिटरली आगे बढ़ रहा था हैंडशेक करने के लिए। लेकिन तभी टेबल पर एक छोटी सी घटना हुई। वेटर ने कॉफी सर्व करते वक्त गलती से एक बूंद रोहन के महंगे लैपटॉप बैग पर गिरा दी। एकदम से कैफे का माहौल बदल गया। रोहन, जो पिछले 15 मिनट से बड़ा भाई और सेवियर का मास्क पहने हुए था, अचानक भड़क उठा। अंधा है क्या तू? पता है कितने का बैग है ये? मैनेजर को बुला अपने। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार था। कबीर वहीं रुक गया। उसके कानों में रात वाली ऑडियो बुक की लाइन गूंज गई। किसी भी इंसान का मास्क हमेशा नहीं टिकता, और जब इंसान अंडर प्रेशर होता है या इमोशनल होता है, तब उसकी असली पहचान और उसका कंट्रोल बाहर आ जाता है। एक और बात बुक में थी कि पावर इंसान को बदलती नहीं है, बल्कि उसके अंदर छुपे हुए अहंकार और असुरक्षा को बेनकाब कर देती है। रोहन के पास उस वेटर पर पावर थी, और उस एक पल में उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कबीर का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया।
बुक का एक और बड़ा नियम था कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़ना। यानी इंसान जो बोलता है और जो करता है, अगर उसमें फर्क है तो सच्चाई उसके एक्शंस में होती है, शब्दों में नहीं। रोहन कह रहा था हम फैमिली हैं, लेकिन एक्शन क्या था? वो कबीर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे आधी सैलरी पर हायर करना चाहता था। रोहन सिर्फ उसे क्रैक को यूज करके अपना फायदा निकाल रहा था। ये कबीर की लाइफ का पहला कॉन्शियस मोमेंट था। उसने अपनी भावनाओं, डेस्परेशन और डर को अपने लॉजिक पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने इमोशंस को रोका। जब रोहन वेटर को डांट कर वापस मुड़ा और दोबारा अपना स्वीट स्माइल वाला मास्क पहनकर बोला, हाँ तो भाई क्या सोचा? कबीर ने गहरी सांस ली। उसके सीने का वो 100 किलो का पत्थर अचानक थोड़ा हल्का हो गया था। उसके हाथ कांपने बंद हो गए थे। सॉरी रोहन, कबीर ने आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे लगता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को सॉर्ट करने के लिए। तेरा ऑफर बहुत अच्छा है, पर मैं अभी रेडी नहीं हूं। रोहन के चेहरे पर एक माइक्रो सेकंड के लिए फ्रस्ट्रेशन आई। उसकी ईगो हर्ट हुई और फिर उसने एक झूठी स्माइल दे दी। तेरी मर्जी भाई, अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। कबीर कैफे से बाहर निकला। उसके पास अभी भी जॉब नहीं थी, उसके अकाउंट में अभी भी पैसे नहीं थे, पर पहली बार महीनों में उसके दिमाग का शोर बिल्कुल शांत था। उसने किसी दूसरे इंसान के गेम का हिस्सा बनने से खुद को बचा लिया था, क्योंकि उसने सच्चाई को मास्क के पीछे देख लिया था। ये एक छोटी सी जीत थी, सिर्फ एक पहला कदम, पर उस एक कदम ने कबीर को बता दिया था कि अब वो कभी किसी और के इशारों पर नहीं नाचेगा। भाई, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब तुम्हें अपनी सबसे बड़े डर की आंखों में आंखें डालकर देखना ही पड़ता है। तुम उससे भाग नहीं सकते। कबीर के पास अब अपनी छोटी मोटी फ्रीलांस गिग्स थी। उसका दिमाग शांत होने लगा था, पर उसके अंदर एक आखिरी तड़प बाकी थी। उसका ईगो, उसका टूटा हुआ ख्वाब उसे बार बार कुरेद रहा था। उसे अपने पुराने ऑफिस जाना था, अपनी पर्सनल हार्ड ड्राइव और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जो साहिल के पास थे। बनीर के उस नए चमकते हुए ग्लास बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर कबीर की सांसें अटकी हुई थीं। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे और माथे पर पसीना था। ये वही साहिल था जिसने उसकी जिंदगी राख कर दी थी। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए कबीर को अपनी सीने में वही घुटन और हैवी फीलिंग वापस आती हुई महसूस हुई। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, वो तुझ पर हंसेगा, वो जीत गया, तू हार गया। जैसे ही कबीर ऑफिस में घुसा, उसने देखा साहिल एक बड़ी से कैबिन में बैठा है। आसपास 10 लोग उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कबीर को देखते ही साहिल ने अपना मीटिंग रोक दिया। उसने एक ऐसी झूठी स्माइल पहनी जो बाहर से मीठी पर अंदर से जहर थी। आओ कबीर, कैसा है मेरा भाई? साहिल ने अपनी चेयर से उठकर जोर से कहा ताकि पूरा ऑफिस सुने। कुछ हफ्तों पहले वाला कबीर इस आवाज और इस रैपो बिल्डिंग के जाल में फंस जाता। बुक ने सिखाया था कि लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जैसा अपना भाई होने का एहसास दिलाते हैं, ताकि आपका गार्ड नीचे आ जाए और आप उनकी बातों पर बिना सवाल किए भरोसा कर लें। लेकिन आज कबीर ब्लाइंड नहीं था। आज उसने एक कदम पीछे लिया और सिर्फ ऑब्जर्व किया। साहिल ने कबीर को नीचा दिखाने का खेल शुरू किया। यार कबीर देख, मैंने ये एजेंसी कहां से कहां पहुंचा दी। तू भी होता तो आज मेरे अंडर एक अच्छी पोजीशन पर होता। पर कोई नहीं, तुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो तेरा भाई यहां बैठा है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी आम इंसान का खून खौल उठता। कबीर के अंदर भी गुस्से का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। उसका दिल कर रहा था कि साहिल का कॉलर पकड़ ले और उसे सबके सामने नंगा कर दे। लेकिन ठीक उसी पल कबीर के दिमाग में बुक का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे गहरा नियम गूंज उठा, द लॉ ऑफ पावर एंड ईगो। ऑडियो समरी में एक बात थी जिसने कबीर के पूरे पर्सपेक्टिव को हिलाकर रख दिया था। पावर इंसान को बदलती नहीं है, बल्कि उसे बेनकाब करती है। अगर किसी इंसान के अंदर अहंकार और असुरक्षा है, तो पावर आने पर वो और ज्यादा घमंडी और कंट्रोलिंग हो जाएगा। कबीर ने साहिल की आंखों में देखा। उसे वहां एक कामयाब पावरफुल सीईओ नहीं दिखा, उसे वहां एक डर से भरा इनसिक्योर लड़का दिखा। साहिल को अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ उसकी तारीफ करें, क्योंकि उसका ईगो खुद को सबसे बेहतर मान चुका था और उसने सच्चाई सुनना बंद कर दिया था। साहिल अपनी एम्प्लॉइज को कंट्रोल करके उन्हें छोटा महसूस करा के अपनी खोखली पावर का दिखावा कर रहा था। ये मास्टरमाइंड नहीं था, ये सिर्फ एक असुरक्षित इंसान था जो अपनी कमजोरियों को पैसे और पावर के मास्क के पीछे छुपा रहा था। कबीर की आंखों के सामने जैसे कोई पर्दा गिर गया। जिस साहिल को वो एक विलन समझकर पिछले कई महीनों से रो रहा था, वो दरअसल एक बहुत वीक इंसान था।
बुक का एक और नियम कबीर को याद आया, जो इंसान आपकी भावनाओं को समझ लेता है वो आपको इजीली कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है। साहिल जानता था कि कबीर को वैलिडेशन चाहिए। साहिल जानता था कि उसे गुस्सा कैसे दिलाना है। साहिल अभी भी वही कर रहा था। वो कबीर को प्रोवोक करके उसकी इमोशनल रिएक्शन से अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहता था। लेकिन इस बार कबीर ने अपना रिमोट कंट्रोल साहिल के हाथ से छीन लिया। जब साहिल ने उसकी तरफ देखकर एक मॉकिंग स्माइल दी और पूछा, क्या हुआ भाई, सदमे में है क्या? कबीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने पूरे कैबिन की हवा बदल दी। ये मुस्कान किसी डर या डेस्परेशन की नहीं थी, ये मुस्कान फ्रीडम की थी। उसके सीने का वो 100 किलो का पत्थर अचानक हवा में गायब हो गया। वो शोर बिल्कुल बंद हो गया। नहीं साहिल, कबीर ने बिल्कुल शांत और डीप आवाज में कहा, मैं सदमे में नहीं हूं। मैं बस ये सोच रहा हूं कि इतनी आलीशान कैबिन में बैठकर भी तू अंदर से कितना अकेला और डरा हुआ है। तुझे आज भी मेरी जरूरत है खुद को बड़ा फील कराने के लिए। साहिल का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसकी झूठी स्माइल गायब हो गई। उसका मास्क एक सेकंड के लिए स्लिप हो गया और उसके अंदर का डर और अहंकार उसकी आंखों में साफ दिखने लगा। वो कुछ बोलने को हुआ पर कबीर ने उसे वहीं रोक दिया। मुझे मेरी हार्ड ड्राइव चाहिए थी, वो टेबल पर है, मैं निकलता हूं। भाई, उस दिन जब कबीर उस लिफ्ट से नीचे उतरा तो वो वही लड़का नहीं था जो रोते हुए पुणे की सड़कों पर घूम रहा था। उसका आहा मोमेंट सिर्फ ये नहीं था कि साहिल बुरा था। उसका आहा मोमेंट ये था कि असली ताकत किसी और पर कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने में होती है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो कोई भी चालाक इंसान आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी इमोशंस को मास्टर कर लेते हो, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता। पहली बार महीनों बाद कबीर ने खुलकर सांस ली। आज उसने सिर्फ एक टॉक्सिक इंसान को नहीं, बल्कि अपने खुद के डर और अपनी इनसिक्योरिटी को हरा दिया था। उसने उस पेन को, उस घुटन को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया था। अब वो किसी का शिकार नहीं था, वो एक नया इंसान बन चुका था। 6 महीने बीत चुके हैं। आज पुणे की वही दोपहर है, वही कोथरूड का इलाका है, पर कबीर अब वो राख नहीं रहा जो हवा की हर झोंकी के साथ उड़ जाता था। आज वो आग बन चुका है। कबीर अब अपनी नई, छोटी सी पर खुद के बनाए हुए ऑफिस में बैठा है। कमरे में आज भी शांति है, पर यह शांति किसी बेचैनी या अकेलेपन की नहीं है। ये उस दिमाग की शांति है जिसने अपने अंदर के शोर को हरा दिया है। उसके सामने एक नया क्लाइंट बैठा है, एक बड़ा बिजनेसमैन जो कबीर की नई कंसल्टिंग एजेंसी को हायर करना चाहता है। बिजनेसमैन थोड़ा अग्रेसिव टोन में बात कर रहा है। कबीर, मैं तुम्हें मार्केट रेट से 30% कम दूंगा। तुम्हारा नया सेटअप है, तुम्हें इस वक्त मेरे नाम की जरूरत है, मेरे पैसों की नहीं। पिछले साल वाला कबीर इस वक्त पैनिक कर जाता। उसके सीने में घुटन होने लगती। उसका डर उस पे हावी हो जाता और वो वैलिडेशन की भीख मांगते हुए इस डील को मान लेता। लेकिन आज वाला कबीर अलग है। वो एक सेकंड के लिए रुकता है। वो उस बिजनेसमैन के मास्क के पीछे झांकता है। वो समझ जाता है कि ये आदमी उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने पावर का दिखावा कर रहा है। बुक का सबसे बड़ा लॉ अब कबीर की नस नस में दौड़ रहा था। समझना, लेकिन झुकना नहीं। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और उनकी हर बात मानते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, क्योंकि आपने खुद ही अपनी वैल्यू कम कर दी है। कबीर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है। वो उस आदमी के पर्सपेक्टिव को समझता है कि उसे सस्ती डील चाहिए, पर वो अपना वजूद नहीं खोता। सर, मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूं, कबीर बिल्कुल ठहराव के साथ कहता है, पर मेरा काम क्वालिटी का है और उसकी एक कीमत है। अगर आपको सिर्फ सस्ता काम चाहिए तो मार्केट में बहुत लोग हैं, पर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेरी फीस यही रहेगी। बिजनेसमैन एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसे आदत थी लोगों को डराकर अपना काम निकलवाने की, पर कबीर का डर अब खत्म हो चुका था। 2 मिनट की खामोशी के बाद बिजनेसमैन रिस्पेक्ट के साथ हाथ आगे बढ़ाता है और डील साइन कर देता है। भाई, इस एक मोमेंट में कबीर ने दुनिया जीत ली। उसने अपनी घुटन को आजादी में बदल दिया था। उसने दिखा दिया था कि जब आप दूसरों के नजरिए को समझते हैं पर खुद की नजर नहीं खोते, तब आप किसी भी सिचुएशन में फिट हो सकते हैं और अपनी पहचान भी बनाए रख सकते हैं। योर रोड मैप, द स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। कबीर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारा आईना है। हम सब किसी ना किसी साहिल या रोहन से धोखा खा चुके हैं।
और हमने बार बार खुद से यही पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर आखिरी सच ये है कि बाहर का खेल हमेशा अंदर की कमजोरी से जीता या हारा जाता है। अगर तुम आज इसी वक्त अपनी उस बेचैनी को खत्म करके अपने हक की जिंदगी वापस लेना चाहते हो, तो ये 4 स्टेप रोड मैप तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे अपने दिमाग में छाप लो। स्टेप 1, द इमोशन चेक रूल, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। अगले 30 दिनों तक जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लो, चाहे वो करियर का हो या किसी रिश्ते का, तो तुरंत रुक जाओ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये फैसला अपनी भावना, डर, लालच या अकेलेपन के आधार पर ले रहा हूं या सच्चाई के आधार पर? तुम्हें लगता होगा कि तुम लॉजिकल हो, पर तुम्हारी हर बड़े फैसले के पीछे कोई ना कोई इमोशन छुपा होता है। जब तक दिमाग शांत ना हो जाए और वो इमोशन का तूफान गुजर ना जाए, तब तक कोई यस या नो मत बोलो। एक पल की इमोशन तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला कर सकती है। स्टेप 2, द मास्क ब्रेकर टेक्निक, वर्ड्स वर्सेस एक्शंस। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दो। लोग अपनी इमेज बनाए रखने के लिए मीठी बातें करेंगे और अपना असली चेहरा छुपाएंगे। तुम्हें उनके पैटर्न्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़ना है। अगर कोई बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तो सच्चाई उसके एक्शंस में छुपी है, शब्दों में नहीं। उन्हें ऑब्जर्व करो जब वो प्रेशर में होते हैं या गुस्से में होते हैं, क्योंकि तब उनका असली चेहरा बाहर आता है। स्टेप 3, द पर्सपेक्टिव बैलेंस, एम्पैथी विदाउट सरेंडर। जब तुम किसी से बात करो तो अपनी ईगो साइड में रखकर ये सोचो कि ये इंसान क्या महसूस कर रहा है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है। तुम्हें उनकी दुनिया में घुसना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो। बैलेंस बनाना सीखो, उन्हें समझो पर उनके सामने झुको मत। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। स्टेप 4, द कोर ऑब्जर्वेशन, मास्टरिंग योर ओन डीमंस। ये सबसे मुश्किल स्टेप है। दूसरों का मास्क नोचने से पहले खुद का मास्क आईने में देखना पड़ेगा। खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तुम कब इनसिक्योर फील करते हो, तुम्हें कब वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि अगर तुम खुद की भावनाओं को नहीं समझोगी तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट कर लेगा। असली पावर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी है। आखिरी बात, भाई, जिंदगी में रोते रहने और विक्टिम बने रहने का ऑप्शन हमेशा होता है, पर वो रास्ता सिर्फ अंधेरी की तरफ जाता है। जो इंसान खुद के दिमाग और दिल दोनों को पढ़ना सीख जाता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकता। आज उस राख से उठो, अपने ख्वाब वापस जीतो, क्योंकि याद रखना मेरे भाई, जिंदगी तुम्हें वही देती है जो तुम समझती हो, और अगर आज तुम्हारी समझ बदल गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम तैयार हो, अब अपनी बाजी खेलो। तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि दूसरों को बदलने से पहले खुद को और अपनी फितरत को समझना जरूरी है। जब आप इंसानी स्वभाव के नियमों को समझ लेते हैं तो आप दुनिया के इस खेल में एक खिलाड़ी बन जाते हैं, मोहरा नहीं। इंसानी फितरत का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप अपनी समझ और माइंडसेट को और भी गहरा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए जस्ट वन बुक को अभी सब्सक्राइब करें। लोग पढ़ना नहीं, समझना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही असली जीत है। शुक्रिया।